ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट कौन थे? उन्होंने किस पौधे पर काम किया? क्यों काम किया? काम करने के दौरान उन्होंने कौन से दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। सेक्स डिटर्मिनेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर कंसिडर किया जाता है और किसको हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं? जेनेटिक्स, हेरिडिटी, जीन्स, एलील, वेरिएशन, इवोल्यूशन, एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेड कैरेक्टर, डीएनए की स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको जरूर लिखने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि भाई डीएनए ट्रांसफर होता है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होती। इन शॉर्ट अगर कहा जाए, क्लास 10th की साइंस में बायोलॉजी का जो चैप्टर है हेरिडिटी, इस चैप्टर को ए से लेकर जेड तक सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं, और वो भी कम से कम समय में। ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए चैप्टर का सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल एक वो साइंटिस्ट है जिनको हमने बोला कि भाई ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है, पर ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस बात को पौधों पर एक्सपेरिमेंट करके साबित करने की कोशिश की कि भाई कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, ट्रेट जो होते हैं मतलब कैरेक्टर जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन, फिर चौथी जनरेशन, इस तरह से चलता रहता है। लेकिन कौन से पौधे पर उन्होंने काम किया? वो है पाइसम सैटिवम, मतलब मटर का पौधा। ठीक है, मटर तो सबको पता ही है, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सैटिवम। पाइसम क्या है? जीनस, और सैटिवम क्या है? स्पीसीज। क्लियर हो गई बात? क्यों सेलेक्ट किया मटर के पौधे को? क्योंकि इसमें 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। कितने कैरेक्टर होते हैं? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब 7 तुलनात्मक गुण पाए जाते हैं मटर के पौधे में, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस पौधे को सेलेक्ट किया। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे एक छोटी सी टर्म आती है जो हमें मालूम होनी चाहिए कि भाई हेरिडिटी का मतलब क्या है? कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो आनुवंशिकता, ये आपने हिंदी में सुना होगा। तो एक से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन, इस तरह से कैरेक्टर ट्रांसफर होते रहते हैं। सिंपल सी बात। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में डीएनए, जीन्स, इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो हम सिर्फ उसको ट्रेड कह के चल रहे हैं। क्लियर हो गई बात? कौन थे ग्रेगर जॉन मेंडल? ठीक है, तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक था डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? जब हम एक कैरेक्टर की 2 रूपों के बीच में क्रॉस करते हैं। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर? जैसे आपने लिया प्लांट हाइट, ये हमारे पास एक कैरेक्टर है ना? इसमें 2 पॉसिबिलिटी क्या होती है? टॉल प्लांट होंगे या फिर ड्वार्फ प्लांट होंगे। ठीक है, तो एक कैरेक्टर की 2 फॉर्म हो गई। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? जब हम एक कैरेक्टर की 2 फॉर्म के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है तो 2 जनरेशन तक कराया जाता है, फर्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, मतलब सेकंड जनरेशन, जहां पर फिनोटाइपिक रेशियो कितना आता है? 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो कितना आता है? 1:1। ठीक है, ये एमसीक्यूज में काम आ सकता है। क्लियर हो गई बात? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरीके से एक होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? जब हम 2 कैरेक्टर की 4 रूपों के बीच में क्रॉस कराते हैं। कौन से 2 कैरेक्टर? सीड, शेप और सीड कलर, ये हमारे पास 2 कैरेक्टर हो गए, फर्स्ट और सेकंड। इसकी भी 2 फॉर्म होती हैं और इसके लिए भी 2 फॉर्म होती हैं। जो सीड शेप है उसमें क्या पॉसिबिलिटी आएगी? राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, सीड कलर के लिए क्या 2 पॉसिबिलिटी होती हैं या 2 फॉर्म्स क्या क्या होती हैं? ये येलो और ग्रीन। राउंड जो है उसके लिए हम क्या सिंबल लेते हैं? कैपिटल आर कैपिटल आर। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ठीक है, तो इस तरीके से 2 कैरेक्टर की 4 फॉर्म के बीच में अगर आप क्रॉस कराते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस। अभी जो साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने 3 रूल दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें जो भी कैरेक्टर देखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट ट्रेट, और इस रूल को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी तरह से सेकंड रूल आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर दोनों होते हैं, लेकिन सिर्फ डोमिनेंट ही अपना नाम दिखा पाता है। जब फर्स्ट से सेकंड जनरेशन पे जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, डोमिनेंट रिसेसिव अलग अलग हो जाते हैं। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बीच में एक प्रोसेस चलता है जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्लियर? तो सेकंड जनरेशन में आपको डोमिनेंट रिसेसिव सभी तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और नंबर थर्ड पर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है ना, एक से दूसरी जनरेशन में, वो डिपेंड नहीं करता कोई दूसरा कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट वे में ट्रांसफर होता है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट मतलब ट्रांसमिशन। ठीक है, सिंपल सा है। तो मेंडल के 3 रूल आपको पता चल गए हैं। सेक्स डिटरमिनेशन पर आते हैं। देखिए, पेरेंट्स बॉडी में जो मेल बॉडी है उसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, एक्स वाई से, और फीमेल बॉडी को एक्स एक्स से। ये आपको मालूम है ही कि भाई 23 पेयर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम, जिसमें से जो 22 पेयर है उनको सेपरेट कर दिया हमने, और दूसरी तरफ 1 पेयर अलग कर दिया। और ऐसा क्यों, क्योंकि 1 पेयर को लेकर ही यहाँ पर डिफरेंस देखा जाता है। जो 23वां पेयर है, मेल बॉडी में ये मिलेगा और फीमेल बॉडी में ये मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन के प्रोसेस में इनके बीच में क्रॉस करा के दिखाते हैं इस तरीके से। क्लियर? गैमेट्स लेंगे, यहां से कॉमन आ जाएगा, या फिर आप 2 बार लिख सकते हैं इसको कॉमा लगाकर। तो एक्स 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 वाई 50-50% चांस यहाँ पर इस तरह से दिखाने होते हैं सेक्स डिटरमिनेशन प्रोसेस में। अब क्या क्या चीज क्लियर हो गई आपको, लॉस ऑफ मेंडल, सेक्स डिटरमिनेशन, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसमें जीन को समझते हैं एक बार। देखिए, हमारी बॉडी जो होती है ना, उसमें सेल होती है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में आपको क्या चीज मिलती है, मेन क्रोमेटिन होता है स्टार्टिंग में, फिर स्टेजेस के दौरान उसे क्रोमोसोम बोलते हैं। 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं पेयर में, याद रखिएगा 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। अब जो क्रोमोसोम है वो 2 चीजों के मिलने से बना होता है, मेनली डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए जो होता है हमारे पास वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसके स्ट्रक्चर को हम अलग से लेंगे। तो डीएनए और प्रोटीन, इनके मिलने से क्रोमोसोम बन रहा है। जब हम बात करते हैं ना ट्रांसमिशन की, तो क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है ऐसे नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। इस चीज को प्रैक्टिकली साबित करके बताया था 2 साइंटिस्ट थे, वो उनका नाम था मार्था हार्शे एंड चेज। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने किचन में जो अप्लायंस यूज होता है, मिक्सी, इसका इस्तेमाल किया। इसलिए उनके एक्सपेरिमेंट को ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मार्था हार्शे एंड चेज, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर इस बात को साबित किया, डीएनए ट्रांसफर होता है ना कि प्रोटीन। क्लियर हो गई बात? अब आगे चलते हैं, जीन्स क्या है। डीएनए की लेंथ कितनी होती है, अप्रॉक्स 2.2 मीटर। तो डीएनए की जो लेंथ होती है उसमें एक स्मॉलेस्ट सेगमेंट, एक छोटा सा हिस्सा जो किसी एक आदत को, एक कैरेक्टर को कोड करता हो, उसको हम बोलते हैं एक जीन। इस तरीके से बहुत सारे जीन होते हैं जिनके मिलने से डीएनए बना होता है। अब वो जीन इनएक्टिव हैं, एक्टिव हैं, वो एक अलग चीज है, उसको साइड कीजिए आप, इतना ध्यान रखना फिलहाल। क्लियर होगी बात? एक जीन एक आदत को कंट्रोल करता है, जैसे कि हाइट के लिए अलग जीन होता है, स्किन कलर के लिए अलग जीन है, तो सब चीजों के लिए एक सेपरेट जीन होता है। बहुत सारे जीन होते हैं, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ये आपको मालूम है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, बदलाव, बहुत जरूरी होता है। सेक्सुअल जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी में वेरिएशन देखा जाता है, क्योंकि 2 बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ नया देखने को मिलता है, फिर आगे 2 बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर से कुछ नया देखने को मिलता है। इस तरीके से मॉडिफिकेशन आता चला जाता है। क्लियर, समझ में आ रहे हैं ना सारे टॉपिक? इसलिए हो सकता है वीडियो 1-2 मिनट थोड़ा और लंबी हो जाए, पर टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बाद में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब चलिए आगे समझते हैं कि जो जीन है ये हमें समझ में आ गया है, क्रोमोसोम क्या है ये भी पता चल गया, क्रोमेटिन जो मैंने आपको बताया सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और याद रखिएगा, इसमें क्रोमेटिन जो नाम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो स्टार्टिंग प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, वो पेयर में होता है। ठीक है, अब आते हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए, डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले जिन्होंने बताया उनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, हेलिक्स होते हैं, हेलिक्स मतलब एक रिपीटेड जो यूनिट्स होती है, जैसे मान लीजिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इतना हिस्सा, ये तो फिर से रिपीटेशन हो गया, तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट, उसी को हम बोल रहे हैं हेलिक्स। ठीक है, एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं। 1 हेलिक्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब यहां पर जो डीएनए है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जिसमें अपोजिट स्ट्रैंड होते हैं, स्टैंड नहीं स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है,
एक होता है 3 to 5 डैश, तो दूसरा होता है 5 to 3 डैश। तो यहां पर 3, यहां पर 5, इसका जस्ट यहां पर 3 लिया हमने तो 5 आ जाएगा, इसमें 5 था तो यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 प्राइम वगैरह बोल सकते हैं हम इसको। ये नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे ये इस तरह से डाला जाता है 3 और 5। खैर वो आपके पास आगे क्लासेस में आएगा, आगे की क्लासेस जो सेपरेट वीडियोस होंगी। तो डीएनए बना होता है 2 स्ट्रैंड के मिलने से। डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो बने होते हैं 2 चीजों के मिलने से। कौन सी 2 चीजें होती हैं? शुगर, फॉस्फेट। याद रखना, डीएनए के अंदर जो स्ट्रैंड है 2, वो किसके मिलने से बने होते हैं? शुगर और फॉस्फेट के मिलने से। शुगर मतलब डीऑक्सीराइबो शुगर, और फॉस्फेट मतलब कि फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट पार्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पता चल जाएगा कि आपको फॉर्मूले कितने ध्यान है। ठीक है, पढ़े तो हैं आप सबने, लेकिन याद कितना है इस पर डिपेंड करता है। अगर कोई आपसे कहता है डीएनए टोटल कितनी चीजों के मिलने से बना होता है, तो आप बताएंगे 3, डीऑक्सीराइबो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और बेसिस। बेस नहीं, बेसिस। 4 तरह के बेसिस होते हैं, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन जुड़ेगा हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से, ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन से लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। डीएनए की स्ट्रक्चर जब आप लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो फिर कुछ पॉइंट्स बना देते हैं, है ना। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम डाल देना कि डीएनए की स्ट्रक्चर किसने बताई थी? वाटसन एंड क्रिक ने। सेकंड पॉइंट, डीएनए की लेंथ कितनी होती है? 2.2 मीटर होती है। डीएनए का डायमीटर कितना होता है? नेक्स्ट पॉइंट में 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, साइड में लिख देना 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, इतना। फिर एक पॉइंट बताएंगे आप, डीएनए में हेलिक्स होते हैं। 1 हेलिक्स होता है 34 एंगस्ट्रॉम का, और एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, मतलब टोटल 20 और 10 बेस पेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में डाल देना डीएनए बना होता है 3 चीजों के मिलने से, शुगर, एसिड और बेसिस। ठीक, शुगर आपको पता है, एसिड पता है, बेसिस पता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कौन से बेसिस बताए थे? 4 तरह के बेस बताए थे ना, उनके स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा ईमानदारी से, बिना इसको देखे। ठीक है, पता चल जाएगा आपने इसको चीजों को कितना समझा है। क्लियर हो गए बात? तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग में आपको बोला था हम थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में समझेंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले दिया था किसने? कार्ल एंड डेस्टिनर ने। ठीक है, कार्ल एंड डेस्टिनर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में समझाया और कहा कि वे 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ऐसा आपको लिखा मिल जाएगा, या हो सकता है ये भी लिखा मिले कि उन्होंने 3 तरह के ब्लड ग्रुप बताए थे, बाकी जो 4th ब्लड ग्रुप है वो उनके स्टूडेंट ने बताया था। तो एक्चुअल में ये बात सही है। ठीक है, चलिए खैर, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप। इन चारों में से कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं? वो है ब्लड ग्रुप O। तो आई थिंक आपको ये सारे ही टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए, और अगर आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो प्लीज कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जो बीच में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे उनका आंसर कमेंट में जरूर डालना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपने सभी चीजों को अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट 1 शॉट वीडियो किस चैप्टर को लेकर आपको नीड है, ये आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। जैसा आपका कमेंट आएगा उसी हिसाब से उसी चैप्टर को हम कवर करके चलेंगे। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन या ट्रिक्स के साथ। थैंक्स।